नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। और आज के इस खास कार्यक्रम में हम हेलो डॉक्टर में यानी कि आपका स्वागत करते हैं। और हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में हम कई तरह की बीमारियों को लेकर विशेषज्ञों के साथ चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे घुटनों से जुड़ी हुई अर्थराइटिस यानी कि गठिया की बीमारी के बारे में। ये बीमारी कैसे होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं, कौन कौन सी दवाई ली जा सकती है और इस बीमारी का उपचार क्या है और कब इस बीमारी में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से खास मेहमान जुड़ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर के रुक्मणी बिड़ला हॉस्पिटल के विशेषज्ञ। तो आइए सबसे पहले उनका परिचय यहाँ पर हम करवाते हैं। डॉक्टर आशीष शर्मा हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं ऑर्थोपेडिक के। डॉक्टर अरुण परतानी हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं ऑर्थोपेडिक के। और साथ ही हमारे मेहमान हैं डॉक्टर ललित मोदी जुड़ गए हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं ऑर्थोपेडिक के। आप तीनों मेहमानों का सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे हेलो डॉक्टर के कार्यक्रम में। सबसे पहले जो सीनियर कंसल्टेंट हैं सर, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूँगी, डॉक्टर अरुण के पास। सबसे पहले तो ये बताइए, जैसे कि हम हड्डियों के रोग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उससे कहीं ना कहीं हमारे जो जोड़े होते हैं, घुटने होते हैं, ये कनेक्ट होते हैं। तो ऐसे में आखिरकार इस तरह की जो बीमारियां क्यों पनपती हैं बॉडी के अंदर, क्यों हड्डियों में कमजोरी आने लगती है, तो इसके रीजंस पहले अगर हम जानने की कोशिश करें तो वो क्या कुछ होते हैं सर? हड्डियों और जोड़ों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो विटामिन डी और कैल्शियम है। तो करंट लाइफस्टाइल में सन एक्सपोजर कम होना, डाइट में हेल्दी फूड का नहीं होना, एक्टिविटी लेवल्स कम होना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जंक फूड, ये सब आपको हड्डी और जोड़ों की बीमारी की तरफ अग्रसित करते हैं। साथ के अंदर अगर अपन देखें, जो महिलाओं के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस होता है मीनोपॉज होने के बाद, या फिर पोस्ट डिलीवरी, पोस्ट लैक्टेशन, जब कैल्शियम ड्रेन आउट हो जाता है बेबी की बॉडी में, तब भी काफ़ी ज़्यादा हड्डियों में कमज़ोरी आ जाती है। और आनुवंशिक कंपोनेंट भी होता है जोड़ों की घिसावट और जोड़ों के परेशानी में। उसके अलावा कई इन्फ्लेमेटरी रूमेटॉइड गठिया बाय भी होती हैं जो जोड़ों को ख़राब करती हैं। बिल्कुल। डॉक्टर ललित हमारे साथ। डॉक्टर ललित, अगर इन हड्डियों की बीमारी की बात करें तो एक कोई एज होती है क्या, इस एज के बाद आनी शुरू हो जाती है या फिर हड्डियों में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है? इस तरह की प्रॉब्लम्स आखिरकार मतलब कोई एवरेज एज होगी, कब देखने को मिलती है? देखिए, अगर हम हड्डियों की कमजोरी जिसको ऑस्टियोपोरोसिस की बात करते हैं, तो हमारे बोन की क्वालिटी टाइम के साथ इंक्रीज होती है, बट 30 साल के बाद हम उस स्टेज में आ जाते हैं जब हमारी बोन की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। उसके बाद ग्रेजुअली वो चीज़ धीरे धीरे कम होने लगती है। बट ये जो कमी है ये जब तेज़ी से होने लगती है, वो जो एज है वो 50 साल के ऊपर है। फीमेल्स की बात करते हैं तो जो मीनोपॉजल स्टेज आती है उसके बाद हमारी बोन की डेंसिटी बहुत तेज़ी से कम होने लगती है जी। और मेल्स में यही चीज़ जो होती है वो 60 साल के बाद तेज़ी से बोन कमज़ोर होने लगती है, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। जी। और वहाँ पर डॉक्टर आशीष शर्मा हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर आशीष, अगर बात करें इसके इलाज के लिए, अगर किसी घुटने में प्रॉब्लम होती है तो बेस्ट इलाज क्या कुछ हो सकता है? देखिए, इलाज सबसे ज़रूरी जो चीज़ है इलाज के लिए वो है जागरूकता जी। अगर हम पब्लिक को, लोगों को, आमजन को जागरूक रखेंगे, जागरूक करेंगे कि आपकी हड्डियों का आप ध्यान रखें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट इतना इजी नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन ज़्यादा इजी है। तो प्रिवेंट करना ज़्यादा इंटेलिजेंट डिसीजन है। और अगर लोगों को हम समझाएं कि आप अपनी हड्डियों को ऑस्टियोपोरोटिक या कमज़ोर होने से कैसे बचा सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अगर हड्डियाँ कमज़ोर होने लगी है उम्र के साथ या किसी और कारण से, तो फिर उनका ट्रीटमेंट क्या करना है, सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि हड्डियाँ अगर कमज़ोर हैं तो हमारे लिए क्यों कमज़ोर हो गई है और हमारे लिए ट्रीटमेंट बेस्ट क्या है। बिल्कुल। और सर, हमने ये भी देखा है कि आजकल बोन्स के वीकनेस की प्रॉब्लम बहुत कम एज में भी यहाँ पर स्टार्ट होने लगी है। चाहे महिलाओं की बात करें या पुरुषों की बात करें, बोन्स बहुत वीक होने लगती है। तो इसका रीज़न आपको क्या लगता है कि इतनी कम उम्र में, आप मान लीजिए 20 से 25 की उम्र से ही शुरू होने लगती है, तो क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे? देखिए, फीमेल्स में वैसे भी चांसेस ज़्यादा होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस होने के, क्योंकि वो चाइल्ड बर्थ से भी उनको गुजरना पड़ता है, लैक्टेशन से भी उनको गुजरना पड़ता है। दोनों चीज़ों में कैल्शियम लॉस होता है बोन से। इसके अलावा डाइट भी, कुछ लाइफस्टाइल ऐसे होते हैं, सन एक्सपोजर कम होता है। तो ये सब कारण है कि फीमेल का स्ट्रक्चर भी वैसे ऐसा होता है कि बोन्स फीमेल्स में ज़्यादा ऑस्टियोपोरोटिक होते हैं। तो ये सब कारण है जिस कारण से कि कम उम्र में भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। देखो, यानी कई सारे रीज़न आपने बताए, चाइल्ड बर्थ भी इसका एक रीज़न आपने बताया है।
डॉक्टर अरुण हमारे साथ हैं। डॉक्टर अरुण, आपसे यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी, अगर इस तरह के जैसे रीज़न अभी सर ने बताए हैं, अगर ऐसे होते हैं तो क्या कुछ किया जाए ताकि जो बोन्स हैं वो वीक ना हो? तो क्या कुछ आप प्रिकॉशन या फिर कह लीजिए जो हमारे तमाम दर्शक हैं जो देख रहे हैं आपको, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर ना हो, तो इसके लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं? सबसे पहले तो डाइट में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, जैसे हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, बादाम, तिल, दूध, दही, छाछ, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सब कैल्शियम में रिच फूड्स हैं, ये सब आपको डाइट में लेने चाहिए। कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने चाहिए डॉक्टर की सलाह से। विटामिन डी सप्लीमेंटेशन बराबर रखना चाहिए डॉक्टर की सलाह से। और उसके अलावा एक्टिविटीज़ करते रहनी चाहिए, क्योंकि मसल बोन में हड्डी बढ़ने का सबसे बड़ा स्टिमुलस अगर कुछ है तो वो है एक्टिविटी। जितना सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिएंगे बोन उतनी वीक होती जाती है। तो एनी फॉर्म ऑफ स्ट्रेचिंग, एनी फॉर्म ऑफ एथलेटिक एक्टिविटीज़, जॉगिंग, रनिंग, ये सब आपकी बोन्स को स्ट्रांग बनाती है। तो एक्टिविटी प्लस हेल्दी फूड प्लस सप्लीमेंटेशन अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर, ये ज़रूरी है हड्डी मजबूत बनाने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर ललित। जैसा कि हम देखते हैं कि जो थोड़े बुजुर्ग होते हैं तो घुटनों की जो समस्या होती है उनमें ज़्यादातर देखने को मिलती है। कभी उसमें कोई दर्द का ऑयल लगा लेते हैं घुटनों के दर्द का, लेकिन वो समस्या लगातार बनी रहती है। तो जो 60 प्लस कह लीजिए या 50 प्लस लोग हैं, उनमें अगर इस तरह की जो समस्या आती है, स्पेशली नी की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, तो उनके लिए क्या इलाज बेहतर यहाँ पर होता है? कई बार सुनते हैं कि नी ट्रांसप्लांट भी यहाँ पर होता है, तो क्या रिस्की होता है या ठीक रहता है? आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, जब भी पेशेंट के ओल्ड एज में नी में दर्द होता है तो उसका सबसे कॉमन जो कारण है वो है नी का आर्थराइटिस, यानी कि उम्र के साथ होने वाली बीमारी जिसमें जोड़ हमारे घिसने लगते हैं। और जब वो घिसने लगते हैं तो इनिशियली हमको कुछ प्रिकॉशन लेनी होती है जिससे उनके घिसने की स्पीड हम कर सकें। जैसे हमें ज़मीन पर बैठना, आलती पालती मार कर बैठना, उकड़ू बैठना, इंडियन टॉयलेट, ये चीज़ें हमको कम कर देनी चाहिए। प्लस हमें डाइट में कैल्शियम डाइट इम्प्रूव करनी चाहिए जिससे बोन डेंसिटी भी मेंटेन रहे। इसके अलावा हमारे लिए कुछ एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती हैं जिससे हमारी मसल क्वालिटी अच्छी रहती है, तो आर्थराइटिस का इम्पैक्ट कम पड़ता है। बट अगर इन सब चीज़ों के बाद और दवाइयाँ लेने के बाद भी अगर मरीज़ को आराम नहीं आता तो डेफिनेटली नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इस तरह की परेशानी के लिए एक वरदान की तरह है, जिससे मरीज़ के घुटनों का दर्द पूर्णतया ख़त्म हो जाता है। मरीज़ वापस अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कर पाते हैं, आराम से घुटने को मोड़ना, चलना, उनकी वॉकिंग कैपेसिटी, वो सब चीज़ें वापस पहले की तरह रिस्टोर हो जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर आशीष, आपके पास यहाँ पर रुक करूँगी। आपके हिसाब से क्या कुछ इलाज, मैंने ट्रांसप्लांट की यहाँ पर बात की है, क्या वो यहाँ पे थोड़ा सा जोखिम भरा हो सकता है? तमाम दर्शक हैं, क्योंकि जब ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है, घुटनों की स्पेशली बात कर रही हूँ, तो इस तरह की जो ट्रांसप्लांटेशन है इसकी भी कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि इलाज इससे हो सकता है। तो ये कितना कारगर साबित होता है? देखिए, कोई भी जोड़ रिप्लेसमेंट आजकल बहुत कारगर ऑपरेशन है। नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट या शोल्डर रिप्लेसमेंट या कोई भी और दूसरे जॉइंट के रिप्लेसमेंट बहुत आजकल कॉमन हो गए हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स इसमें ट्रेंड हैं और बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहां इसके बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। आजकल ओटीज़ भी बहुत अच्छे सब जगह डेवलप हो गए हैं। तो हमको अगर ये प्रॉब्लम है आर्थराइटिस की और डॉक्टर ने अगर एडवाइस किया है कि आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं डरें और निडर होकर डॉक्टर की सलाह के हिसाब से सारे अपने इन्वेस्टिगेशंस कराएं, जांच कराएं कि आपकी आर्थराइटिस की कौन सी स्टेज है, और नी रिप्लेसमेंट या कोई और जॉइंट रिप्लेसमेंट की अगर ज़रूरत है तो ज़रूर कराएं। तो ऐसे डरने की बात नहीं है, आजकल बहुत सेफ है ये ऑपरेशंस और इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए ज़रूर कराने चाहिए। और अगर रिप्लेसमेंट होने के बाद क्या कुछ कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, चलने उठने बैठने में क्या कोई दिक्कत होती है, तो क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं या नहीं होते हैं, क्या कुछ है इसका? देखिए, आजकल जितने भी जॉइंट रिप्लेसमेंट्स हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। साइड इफ़ेक्ट ऐसे नहीं है, बस कुछ कॉम्प्लिकेशन रेट होती है 0.5% वर्ल्ड वाइड, तो ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मानते हैं हम। सिर्फ इतना से है कि हम बहुत स्ट्रेनुअस एक्टिविटीज़ या हैवी स्पोर्ट्स उनके लिए मना करते हैं कि जूडो, कराटे, कुश्ती, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, इस तरह के स्पोर्ट्स नहीं करें। वरना अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल, वॉकिंग, ट्रैकिंग, जॉगिंग, लाइट स्पोर्ट्स, ये सब अलाउड है।
तो अगर डॉक्टर जिस तरह से एडवाइस करे आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उस हिसाब से चलेंगे तो आपके जॉइंट्स की बहुत अच्छी सक्सेस रेट आएगी। बिल्कुल। और क्या सर आपको लगता है कि अगर ये हड्डियों की जो प्रॉब्लम हम आजकल देख रहे हैं कि जो कमज़ोर हो रही हैं, क्या इसका एक और रीज़न ये भी हो सकता है आजकल की जो युवाओं की लाइफस्टाइल है, बच्चों की लाइफस्टाइल है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी है वो अभी ज़्यादा नहीं होती है, तो क्या एक बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। बहुत कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि ऑनलाइन, चूँकि लॉकडाउन था तो सब चीज़ें ऑनलाइन थी, तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम हो गई, लोगों को प्रॉपर डाइट नहीं मिली, प्रॉपर सनलाइट नहीं मिली, प्रॉपर एक्सरसाइजेज नहीं हो पाई, लोग जिम नहीं जा पाए, अपनी प्रॉपर रूटीन नहीं कर पाए। तो इस कारण से फिज़िकल एक्टिविटी की कमी की वजह से हड्डियों में और फिटनेस लेवल में कमी ज़रूर आई। तो ये जो प्रॉब्लम्स आई हैं, इससे हड्डियों में कुछ कमज़ोरी तो ज़रूर आई है। न सिर्फ यंग लोगों में बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा उम्र के लोगों में भी ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखी गई। तो लॉकडाउन का और ऑनलाइन जो वर्क है उस फर्क तो पड़ा है हड्डियों की हेल्थ के लिए। बिल्कुल। आपने सनलाइट की यहाँ पर बात की है, तो सनलाइट भी कहते हैं दो तरह की होती है। एक जो सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है तो जो उसकी किरणें होती हैं उसका एक अलग प्रभाव होता है, लेकिन जब दिन चढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है आगे, तो जब वो बहुत ही तेज़ किरणें हो जाती हैं, तो कहते हैं कि जो सुबह वाली हल्की हल्की किरणें होती हैं वो वाली धूप लेना ज़्यादा बेटर होता है हड्डियों के लिए। कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। हमको सनलाइट का एक्सपोजर चाहिए और डायरेक्ट सनलाइट की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। इसको हम डे लाइट कहते हैं, वो डे लाइट की ज़रूरत है। और एवरेज करीब 20 मिनट का एक्सपोजर ऐसा पाया गया है रिसर्चेज में, स्टडीज़ में, कि 20 मिनट का डे लाइट का एक्सपोजर ज़रूरी होता है नॉर्मल हेल्थ के लिए। ये डे लाइट हमारे स्किन में जो फैट होता है, जिसमें विटामिन डी का प्रिकर्सर होता है, उसको विटामिन डी सिंथेसाइज करने में सनलाइट काम आती है। फिर इसका एक्टिव फॉर्म किडनी में बनता है। तो स्किन में जो विटामिन होता है वो सनलाइट के एक्सपोजर में विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। इसलिए सनलाइट का रोल है, इम्पॉर्टेंट रोल है विटामिन डी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बॉडी के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर ललित हमारे साथ। डॉक्टर ललित, कई सारे जो पेशेंट आते होंगे आपके हॉस्पिटल में, तो क्या कुछ उनकी रीज़न आपको लगते हैं कि उनको जो जोड़ों की समस्या है या घुटनों की समस्या होती है, तो क्या कुछ निकल के सामने आता है? क्या उनकी लाइफस्टाइल होती है या अदर रीजंस होते हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं कि घुटने की समस्या से जो हमारे पास मरीज आते हैं वो दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। जो ओल्ड पेशेंट होते हैं जनरली उनको जो तकलीफ होती है वो आर्थराइटिस की तकलीफ होती है, और जो यंग पेशेंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो मोस्टली स्पोर्ट्स इंजरी की तकलीफ होती है। तो स्पोर्ट्स इंजरी की तकलीफ में ऐसा होता है कि क्योंकि वो स्पोर्ट्स वगैरह रूटीनली खेलते हैं तो उसके कारण से कई बार हमारे नी में कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर्स में डैमेज हो जाता है। जैसे नी के अंदर के कुछ स्ट्रक्चर्स जो वॉशर या शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, या फिर घुटने के लिगामेंट जिनको हम ACL, PCL, MCL बोलते हैं, कई बार इनमें इंजरी होने के कारण से मरीज को तकलीफ आती है। पर बढ़िया चीज़ ये है कि घुटने से रिलेटेड जो भी तकलीफ है उन सब चीज़ों के बारे में आज साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि हमारे पास हर चीज़ का उपचार है। अगर पेशेंट हमारे पास कुछ लिगामेंट या मेनिस्कस इंजरी लेके आते हैं तो हम उनको वापस पहले की तरह नॉर्मल कर सकते हैं। और डेफिनेटली नी आर्थराइटिस के लिए नी रिप्लेसमेंट तो एक ऐसी सर्जरी है जिससे मरीज वापस अपना पुराना लाइफस्टाइल गेन कर लेता है। जी। डॉक्टर अरुण, आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कई बार होता है सर कि कभी कोई स्कूटी से गिर जाता है तो घुटने में चोट लगाती है, या कुछ भी वाहन चलाते समय, तो ऐसे में कभी एक्सीडेंटल भी हो जाता है, तो ऐसे बहुत ज़्यादा बाहरी तौर पे पता नहीं चलता, लेकिन अंदरूनी थोड़ा थोड़ा जो दर्द है वो कभी कभी होता रहता है। तो क्या अगर किसी का कभी एक्सीडेंट हुआ है और थोड़ा थोड़ा दर्द उसको आता जाता रहता है, कभी कभी मतलब रेगुलर नहीं आता है, तो ऐसे में आप उसको क्या एडवाइस करेंगे? क्या उसको डॉक्टर को चेकअप करा लेना चाहिए, या फिर कुछ बाम इस तरह का कुछ लगा के वो आराम कर सकते हैं? लगता है सर के पास आवाज़ नहीं पहुंच रही है। यही क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूँगी डॉक्टर आशीष जी।
यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि कई बार होता है लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, घुटनों में चोट लग जाती है, लेकिन उसके बाद जो हल्का हल्का दर्द है वो कभी कभी बार बार आता रहता है, लेकिन उसको कई लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, दर्द को थोड़ा थोड़ा महसूस करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं। तो ऐसे में आप उन तमाम लोगों को क्या कुछ एडवाइस करना चाहेंगे जिनका एक्सीडेंट होने की वजह से थोड़ा बहुत अंदरूनी जो चोट कहते हैं घुटने में रहती है, तो क्या ऐसी चोटें भविष्य में दिक्कत दे सकती हैं? जी हाँ, बहुत ज़रूरी है कि अगर इस तरह की कोई चोट लगी है तो सही डायग्नोसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। सही समय पर अर्ली डायग्नोसिस और सही डायग्नोसिस कोई डॉक्टर की सलाह के साथ पता करें कि आपके घुटने में किस तरह की चोट है, कितनी ज़्यादा चोट है और उस चोट का कितनी जल्दी और क्या सही मैनेजमेंट है। अर्ली मैनेजमेंट अगर हो जाएगा तो हो सकता है कि छोटे से इलाज में ही काम चल जाए, कोई प्लास्टर में या कोई इमोबिलाइजेशन में कुछ टाइम के लिए। हो सकता है कि अगर आप डिले कर दें, लेट कर दें तो चोट बढ़ जाए या चोट ज़्यादा हो तो फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, या ये भी हो सकता है कि कई बार काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाता है तो घुटने में या किसी और जोड़ में आर्थराइटिस भी डेवलप हो सकती है। तो सही टाइम पर जल्दी डायग्नोसिस हो जाए, सही डायग्नोसिस हो जाए, डॉक्टर को जल्दी दिखा लें ताकि करेक्ट डायग्नोसिस के साथ करेक्ट ट्रीटमेंट करेक्ट टाइम पे स्टार्ट हो जाए। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि सही डॉक्टर को सही समय पर इलाज के लिए कांटेक्ट करें। और सर नी रिप्लेसमेंट की हम बात भी कर रहे हैं यहाँ पर, तो नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत किस एक स्टेज पे मतलब ज़रूरत पड़ती है कि अब ये कराना ही पड़ेगा? हाँ डॉक्टर, हाँ बिल्कुल। नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत तब पड़ती है जब लास्ट स्टेज आ जाती है जॉइंट की आर्थराइटिस की। तो कुछ एक्सरेज होते हैं, एक्सरेज में ये पता लगता है स्टैंडिंग एक्सरेज में कि आपके जॉइंट में अगर बोन से बोन टच हो गया है और गैप खत्म हो गया है, बोन्स में जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी आ गई है, तो उस समय जब लास्ट स्टेज डायग्नोस हो जाती है और फिर सलाह दी जाती है कि अब नी रिप्लेसमेंट वाली स्टेज आ गई है, तब नी रिप्लेसमेंट या कोई और जॉइंट का रिप्लेसमेंट ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट अक्सर लास्ट स्टेज में ही होता है, उससे पहले कुछ और भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, और या यंग एज अगर है तो हम जनरली जॉइंट रिप्लेसमेंट अवॉइड करते हैं। डॉक्टर ललित, आपसे जानना चाहूँगी यहाँ पर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि एक लास्ट स्टेज आती है तब जाके नी रिप्लेसमेंट हमें कराना ही पड़ता है, उससे पहले ही देखते हैं कि हम दर्द बना ही रहता है घुटनों के अंदर, तो ऐसे में लोग कई तरह के तेल आजकल आ गए हैं लगाने के लिए, तो वो कितने ठीक रहेंगे? क्या उसको लगातार लगा सकते हैं? कितने कारगर वो होते हैं? देखिए, ये जो भी ऑयल आते हैं इनमें कुछ एनाल्जेसिक्स यानी कि कुछ पेन किलर मिक्स होते हैं, तो डेफिनेटली जब हम इनको लगाते हैं तो इनसे हमें दर्द में राहत मिलती है। पर ये दर्द में राहत है इसका मतलब ये नहीं कि अंदर वाली बीमारी जो है वो ठीक हो रही है। तो अगर हमको तकलीफ़ है तो हम इनको लगा सकते हैं, इनको लगाना सेफ़ है, पर इसको लगा के हमें बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करनी चाहिए जी। मसाज करने से भी घुटने में नुकसान होने का रिस्क रहता है अगर ऑलरेडी आर्थराइटिस डेवलप हो चुका है तो। पर अगर आप इनको लंबे टाइम के लिए चलाते हैं और ज़्यादा मसाज नहीं करते हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, पर ये आपके घुटने में होने वाली बीमारी को ख़त्म नहीं करते, पर आपको दर्द से राहत ज़रूर देते हैं। जी। डॉक्टर अरुण, आपसे जानना चाहूँगी, जैसे मैंने शुरू में भी बात की थी कि इसकी एक एज क्या कुछ होती है महिलाओं पुरुषों में कि तब ये समस्या आने लगती हैं, तो क्या बच्चों को भी ये समस्या यहाँ पर देखी जाती है? क्योंकि आपके हॉस्पिटल में क्या बच्चों के भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं? क्या आप ऑस्टियोपोरोसिस की बात कर रहे हैं या जोड़ों से संबंधित दर्द की बात कर रहे हैं? क्या आप ऑस्टियोपोरोसिस की बात कर रहे हैं या जोड़ों से संबंधित दर्द जोड़ों की के बात लिए कर रहे हैं? बच्चों में कुछ अलग तरह की बीमारी, बच्चों में कुछ अलग तरह की बीमारियां होती हैं जोड़ों के अंदर जो कि बड़ों से काफ़ी अलग होती हैं, जैसे जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, कई एपोफाइसाइटिस हैं जो बढ़ती एज के बच्चों में तकलीफ देते हैं, पर वो कई इसमें कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स का कई बार इलाज टाइम से सही दवाई देके ठीक किया जा सकता है, और जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर है तो रूमेटोलॉजिस्ट को दिखा के उसकी दवाइयाँ वगैरह देके उससे भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो जोड़ों की तकलीफ छोटे बच्चों में और खासकर जोड़ों से ज़्यादा ग्रोइंग बोन्स की प्रॉब्लम कई बार ज़्यादा आती है, तो उसमें आप उनको टाइम से डायग्नोस करके अगर सही इलाज देते हैं तो उनको रिलीफ हो जाता है। बिल्कुल।
और सिर्फ जोड़ों की नहीं, जैसे हम देखते हैं कि बॉडी में और भी बोन्स की प्रॉब्लम होती है, उसमें भी वीकनेस होती है। हमारे हाथों की हड्डियां कह लें या शोल्डर आप कह लीजिए या बैकबोन आप कह लीजिए, तो ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी वीक फील करता है इंसान, चाहे उसको थकावट में आप कह लीजिए। तो इसका भी रीज़न वही सब कुछ हो सकता है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि जो लाइफस्टाइल होती है उसमें फिजिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो लोग थोड़ा सा कम करते हैं, जो सनलाइट होती है वो भी हम कम लेते हैं क्योंकि एसी में दिन भर बैठे रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट हमारी बॉडी ओवरऑल जो बोन्स होती हैं उस पर डालता है इस लाइफस्टाइल। बिल्कुल सही है। जैसे जैसे शुरू में अपन यही बात कर रहे हैं कि विटामिन डी, कैल्शियम और एक्टिविटी, ये तीन कम होने से ही आपको थकावट, लैक ऑफ एनर्जी और बॉडी में पेन आपको महसूस होते हैं। तो वो सब कंट्रोल हो तो वो ठीक हो जाता है। कह सकते हैं कि लाइफस्टाइल अगर बेटर होगी तो जो इस तरह की समस्याएं होंगी उससे जल्दी निजात जो है लोगों को मिल सकता है, यानी कि वो पनपना ही कम हो सकता है अगर अपना जो उनका दिनचर्या होता है उसको बेटर रखते हैं। डॉक्टर अरुण, खासकर आजकल जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, इसमें जो हम देख रहे हैं, खासकर आजकल जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है जिसमें लोग एबनॉर्मल पोस्चर्स में बैठ के लंबे समय तक कंप्यूटर पे काम करते हैं, प्रॉपर वर्किंग एटमॉस्फेयर नहीं होता, घर में बेड पे या काउच पे बैठ के अपने लैपटॉप पे काम करते हैं। नेक पेन्स और शोल्डर पेन्स और बैक पेन्स ऐसे केस में यंग लोग में आजकल बहुत देखने को मिल रहे हैं खासकर। और दूसरा, लॉकडाउन के अंदर जो लोग घरों में बंद रहे हैं तो उस सब से भी, और जो उनके रेगुलर रूटीन एक्सरसाइज वॉकिंग डिस्टर्ब हुई है, उससे भी हम देख रहे हैं कि रेगुलर कई लोग अपने हील पेन, नी पेन और शोल्डर पेन के साथ हमारे पास आ रहे हैं। और उन हर केस में हम पोस्चर मॉडिफिकेशन, प्रॉपर अर्गोनॉमिक्स का यूसेज और एक्सरसाइज से ही उनको ठीक किया जाता है। जी डॉक्टर ललित, आपसे पूछना चाहूँगी, जैसा अभी सर ने भी कहा, डॉक्टर अरुण ने, कई सारे जैसे प्रोफेशन भी होते हैं उनमें एक ही पोस्चर में बैठना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कॉल सेंटर्स होते हैं, 8-9 आवर्स एक ही पोस्चर में बैठना है। कुछ आईटी सेक्टर होते हैं उसमें भी ऐसे ही बैठना पड़ता है। वर्क फ्रॉम होम जो लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी ऐसे ही बैठते हैं। तो ऐसे में इन लोगों को एक ही पोस्चर में बैठने से काफ़ी कुछ दिक्कत है, जैसे सर्वाइकल पेन की बताया है, शोल्डर पेन का या बैक पेन यहाँ पे हो सकता है। तो अगर इस तरह ही पोस्चर में या इस तरह के प्रोफेशन में लगातार काम करते रहने से क्या उन्हें फ्यूचर में और भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है क्या, हड्डियों से रिलेटेड? ठीक है, डेफिनेटली मतलब अगर हम बेड पोस्चर को लॉन्ग टाइम के लिए अटेन करेंगे तो उसमें हमारी मांसपेशियों पे स्ट्रेन ज़्यादा आएगा, जिसके कारण से हमारी तकलीफ़ें रहेंगी। और वो अगर लंबे टाइम तक रहते हैं तो वो तकलीफ़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। बट इन चीज़ों की सॉल्यूशन है हमारे पास। जैसे अगर हम बात करें कि कोई कॉल सेंटर पे बैठता है और बहुत लंबे टाइम के लिए सिटिंग है, तो उनको कुछ अर्गोनॉमिक चेयर्स लेनी चाहिए। वो चेयर्स इस तरह से डिज़ाइन होती हैं जिससे उनका पूरा बैक अच्छी तरह से सपोर्टेड होता है। तो हम उसी आदमी को 8 घंटे वापस बिठा रहे हैं, बट जैसे हमने इस चेयर को चेंज किया या फिर कुछ अर्गोनॉमिक्स चेंज किए हैं, तो अब वो उस पेशेंट के लिए कंफर्टेबल है, क्योंकि अब उनकी मसल्स पे जो स्ट्रेन आ रहा है हमने उनको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और उसी तरीके से अगर हमको 8 घंटे बैठना है तो मैं हमेशा सलाह दूंगा कि आप 20 से 30 मिनट में बॉडी को एक बार स्ट्रेच जरूर करें। उस स्ट्रेच में आपको हार्डली 1 से 2 मिनट लगते हैं, पर वो स्ट्रेचिंग आपकी पूरी बॉडी को एक बार वापस रिलैक्स कर देती है, जिससे अगर आप लंबे टाइम भी बैठेंगे तो आपकी मसल्स में फटीग होने के यानी थकान होने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। डेफिनेटली काफ़ी अमाउंट में पानी पीना, विटामिन लेवल अपने मेंटेन रखना, ये चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम अपनी इन तकलीफ़ों से भी आराम पा सकते हैं। जी डॉक्टर आशीष, आपके पास यहाँ पर रुक करूँगी। जैसे कि हम देखते हैं कि जो जोड़ों की समस्या होती है ज़्यादातर लोगों को देखने को मिलती है, ज़्यादातर वही मैंने कहा कि जो बुजुर्ग लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है। आपके हॉस्पिटल की बात करें तो कितनी तादाद में लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, या फिर ओवरऑल एक एवरेज की बात करें तो कितने लोगों को इस तरह की समस्या आज देश में देखने को मिल रही है, आंकड़ा कुछ? देखिए, जोड़ों की समस्या आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। कोरोना में जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ है उसके बाद से पेशेंट्स भी इसके इलाज के लिए हॉस्पिटल आने लगे हैं और नंबर ऑफ़ सर्जरीज भी बढ़ गई हैं। लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट भी आजकल कर रहे हैं। उन्होंने रिजल्ट्स भी देखे हैं। और पब्लिक में जितने भी पेशेंट्स हैं कम्युनिटी में जो जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो गई है। तो उनको देख देख के उनको भी इंस्पिरेशन आ रहा है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद रिजल्ट्स अच्छे होते हैं और उनको एक तरह से मोटिवेशन आ रहा है कि हम भी हमारे जॉइंट्स को ठीक करा के अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करें और हम दर्द से निजात पाएँ
और हमारी एक्टिविटीज़, हम नॉर्मल लाइफस्टाइल जिए, हम अपनी लाइफ को लीड करें, एंजॉय करें। तो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स भी काफ़ी बढ़ गए हैं जो इसका इलाज कराने के लिए आगे आ रहे हैं। बिल्कुल। और आखिर में सर थोड़ा सा फटाफट से बता दीजिए कि जो तमाम दर्शक हैं अगर वो इस तरह की समस्याओं से प्रिकॉशन लेना चाहें तो क्या कुछ आप 2-3 या टिप या एडवाइस जो उनको यहाँ पर देना चाहेंगे कि अपनी लाइफस्टाइल में कुछ ऐड कर सकते हैं या क्या कुछ वो कर सकते हैं? देखिए, 3 चीज़ कर सकते हैं मैं बोलूँगा। एक तो अपनी डाइट को इम्प्रूव करें जिसमें कि कैल्शियम, विटामिन डी सही मात्रा में हो। दूसरा, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहें, इनएक्टिव नहीं रहें। और तीसरा, सही टाइम पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका डायग्नोसिस डॉक्टर की सलाह से सही डायग्नोसिस हो जाए और उसका सही इलाज हो जाए। टाइम पर अगर जो इलाज किया जाता है वो लेट इलाज से ज़्यादा इफेक्टिव होता है और उसके रिजल्ट भी अच्छे होते हैं। कई बार ऐसा होता है जब लेट हो गए तो फिर उसका रिजल्ट भी ऑपरेशन के बाद भी इतना अच्छा नहीं आ पाता। ऑपरेशन भी सही टाइम पर अगर किया जाए तो उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो सही टाइम पर डायग्नोसिस, फिजिकल एक्टिविटी और डाइट, ये 3 चीज़ें हैं जिनका हमको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि इन 3 जो चीज़ें आपने बताई बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई और इसका ध्यान जो है तमाम दर्शक रखें, अपना ख्याल रखें ताकि इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो उन्हें भविष्य में ना हो। फिलहाल आप सभी तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हेलो डॉक्टर के इस कार्यक्रम में इंडिया न्यूज़ राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर जैसा कि डॉक्टर साहब ने यहाँ पर कहा है कि अगर आपको नी की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है तो अपनी लाइफस्टाइल में आप क्या कुछ कर सकते हैं। आप अच्छी जो हेल्दी चीज़ें होती हैं वो खाइए, विटामिन डी और यहाँ पर खाइए, साथ ही फिजिकल एक्टिविटीज़ कीजिए। और अगर आपको समस्या ज़्यादा हो रही है तो आप डिले मत कीजिए, डायग्नोसिस को ज़रूर करवाइए क्योंकि फ्यूचर में वो जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बड़ी हो सकती है और फिर उसके ऑपरेशन में दिक्कत वहाँ पर आ सकती है। तो इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है बोन से रिलेटेड उससे आप बच सकते हैं। तो फिलहाल हेलो डॉक्टर के आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नई बीमारी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।